सन 1252 ईस्वी बगदाद, जो कभी दुनिया का सबसे रोशन शहर था, जहां कुतुब खानों में लाखों किताबें थी, जहां इल्म, हिकमत और ताकत का मरकज था, उस शहर की गलियों में दरियाए दजला का पानी उस दिन सुर्ख नहीं बल्कि काला बह रहा था। काला क्योंकि उसमें डूबी हुई किताबों की स्याही घुल चुकी थी। हिलाको खान की फौज ने शहर को मिट्टी में मिला दिया। लाखों इंसान कत्ल हुए। एक अजीम तहजीब चंद दिनों में खाक हो गई। सवाल यह है, क्या हिलाको खान की फौज इतनी ताकतवर थी कि दुनिया के सबसे मजबूत शहर को तबाह कर दे, या असल वजह कुछ और थी? जवाब चौंका देने वाला है। बगदाद की तबाही की असल वजह बाहर का दुश्मन नहीं, अंदर की फूट थी। आज हम उसी राज को खोलेंगे जो बताता है कौमें क्यों उरूज पाती हैं और क्यों जवाल का शिकार होती हैं। और ये राज इतना ताकतवर है कि अगर आपने आज उसे समझ लिया तो तारीख को देखने का आपका नजरिया ही बदल जाएगा। इस वीडियो के आखिर तक रुकिएगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसा वाकया भी सुनाएंगे जो साबित करता है कि एक कौम महज इत्तेहाद की ताकत से दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनतों को हरा सकती है। आइए वापस चलते हैं बगदाद की उस आखिरी सुबह से पहले के बरसों में। अब्बासी खिलाफत, जो कभी मशरिक से मगरिब तक फैली हुई थी, अब सिर्फ नाम की खिलाफत रह गई थी। खलीफा के पास न फौज थी न इख्तियार। असल ताकत दर्जनों छोटी छोटी इमारतों के हाथ में पड़ चुकी थी। हर अमीर, हर गवर्नर अपनी सल्तनत का बादशाह बना बैठा था। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं था। जब मंगोल फौज मशरिक से भगनी शुरू हुई तो पैगाम साफ था, इकट्ठे हो जाओ वरना एक एक करके कुचले जाओगे। मगर ऐसा नहीं हुआ। हर शहर ने सोचा, यह हमारी लड़ाई नहीं, यह हमसाए का मसला है। बुखारा गिरा, कोई मदद को ना आया। समरकंद गिरा, खामोशी रही। नीशापुर, हेरात, एक के बाद एक शहर खाक में मिलता गया और बाकी दुनिया तमाशाई बनी रही। जब आखिर में मंगोल फौजें बगदाद के दरवाजे पर पहुंची तो मदद के लिए कोई बाकी नहीं बचा था। एक ऐसी तहजीब जो इल्म, दौलत और तादाद में दुनिया से आगे थी, महज इसलिए खत्म हो गई क्योंकि उसके अपने लोग एक दूसरे के साथ खड़े होने को तैयार न थे। ये सिर्फ बगदाद की कहानी नहीं, ये हर उस कौम की कहानी है जो अंदर से बटी हुई हो। सदियों बाद एक और बरियाज़म में यही कहानी दोहराई गई। 18वीं सदी का हिंदुस्तान, एक ऐसी सरजमीन जिसकी दौलत की खबरें पूरी दुनिया में मशहूर थीं, मगर मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी और उसकी जगह छोटी छोटी रियासतों ने ले ली थी। बंगाल का नवाब, अध का नवाब, मरहट्टा सरदार, राजपूत रईस, सब अपनी अपनी सल्तनत में मगन और एक दूसरे के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। और फिर आई एक तिजारती कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके पास ना कोई बड़ी फौज थी ना कोई जमीन, सिर्फ एक हिकमत अमली थी, तकसीम करो और हुकूमत करो। 1757 की प्लासी की जंग में नवाब सिराजुद्दौला की अपनी फौज के सेपा सालार मीर जाफर ने दौलत के लालच में अपने ही नवाब के खिलाफ अंग्रेजों से हाथ मिला लिया। 1 लाख से ज्यादा फौज रखने वाला नवाब महज चंद हजार अंग्रेज फौजियों से इसलिए हारा क्योंकि उसकी अपनी सफों में गद्दारी था। ये एक जंग की हार नहीं थी, ये बरसगीर की 200 साला गुलामी का नुक्ता आगाज था। और इस पूरी कहानी की जड़ एक ही लफ्ज में छपी है। मगर अब मैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाता हूं, एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि यही राज जब उलट समत में इस्तेमाल हो तो नामुमकिन को मुमकिन बना देता है। सन 1187 बैतुल मुकद्दस के बाहर सलीबी अफवाज ने तकरीबन 90 साल से इस मुकद्दस शहर पर कब्जा कर रखा था। मुसलमान दुनिया उस वक्त भी बटी हुई थी। शाम अलग, मिस्र अलग, मौसल अलग, हर अमीर अपने मफाद में मसरूफ। मगर एक शख्स ने यह ठान ली कि इस तकसीम को खत्म करना है।
सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बरसों की सफारतकारी, सब्र और हिकमत से मिस्र, शाम और जजीरा नुमा अरब की मुख्तलिफ ताकतों को एक झंडे तले इकट्ठा किया। यह आसान न था। कई अमीर उनके मुखालिफ थे, कई ने साजिशें की, मगर सलाहुद्दीन ने हार न मानी। और जब हत्तीन के मैदान में मुसलमानों की मुत्तहिद फौज सलीबी अफवाज के सामने आई तो नतीजा वाज़ेह था। एक ऐसी फौज जो कभी बिखरी हुई थी, अब एक जिस्म की तरह लड़ी। सलीबी अफवाज को कुचल दिया गया और चंद हफ्तों बाद बैतुल मुकद्दस 90 साल बाद दोबारा मुसलमानों के हाथ में था। फर्क क्या था? ना हथियार बदले थे, ना जमीन, ना आबो हवा। सिर्फ एक चीज बदली थी, तकसीम की जगह इत्तेहाद ने ले ली थी। अब सवाल यह है कि इत्तेहाद में ऐसी क्या ताकत है जो तारीख का धारा बदल देती है? इसका जवाब इंसानी फितरत में छुपा है। जब एक कौम मुत्तहिद होती है तो उसके अंदर 3 चीजें पैदा होती हैं जो अलग अलग लोगों में कभी पैदा नहीं हो सकती। पहली चीज एतमाद। जब इंसान जानता है कि मुश्किल वक्त में उसका साथी उसे तन्हा नहीं छोड़ेगा तो वो खतरा मोल लेने की हिम्मत रखता है। दूसरी चीज तसलसल। मुत्तहिद कौम एक नस्ल की कोशिश को दूसरी नस्ल तक मुंतकिल करती है, जबकि बिखरी हुई कौम हर नस्ल में दोबारा सिफर से शुरू करती है। और तीसरी सबसे अहम चीज नाकाबिल तस्खीर होने का एहसास। तारीख गवाह है कि कोई भी बैरूनी ताकत किसी भी मुत्तहिद कौम को मुस्तकिल तौर पर ज़ेर नहीं कर सकी। हर बड़ी शिकस्त, चाहे वो बगदाद हो या प्लासी, उस वक्त हुई जब दुश्मन ने अंदर की दरार ढूंढकर उसमें हाथ डाला। यही वजह है कि तारीख में हर बड़ी सल्तनत के ज़वाल की कहानी में एक मुश्तरका किरदार मिलता है। वो शख्स जिसने ज़ाती मफाद के लिए अपनी कौम का सौदा किया। मीर जाफर, या वो गवर्नर जिसने बगदाद की मदद को इनकार किया। और हर बड़े उरूज की कहानी में एक मुश्तरका किरदार मिलता है। वो शख्स जिसने ज़ाती मफाद के लिए अपनी कौम का सौदा किया। मीर जाफर, या वो गवर्नर जिसने बगदाद की मदद को इनकार किया। और हर बड़े उरूज की कहानी में एक मुश्तरका किरदार मिलता है। वो शख्स जिसने ज़ाती मफाद से ऊपर उठकर बिखरे हुए लोगों को एक मकसद के गिर्द जमा किया। आज जब हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो यही कहानी मुख्तलिफ शक्लों में दोहराई जा रही है। खानदान बिखर रहे हैं क्योंकि छोटी छोटी अना की जंगें रिश्तों से बड़ी हो जाती है। इदारे नाकाम होते हैं क्योंकि लोग मुश्तरका मकसद के बजाय ज़ाती क्रेडिट के पीछे भागते हैं। और कौमें कमज़ोर रहती है क्योंकि ज़बान, इलाके और फ़िरके की बुनियाद पर तकसीम उस असल मकसद से ज़्यादा अहम बन जाती है जो सबको एक साथ बांध सकता था। मगर तारीख हमें यह भी सिखाती है कि यह रास्ता हमेशा के लिए बंद नहीं होता। जिस तरह सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बिखरे हुए अमीरों को एक झंडे तले जमा किया, उसी तरह हर दौर में, हर माशरे में वो लोग हमेशा मौजूद रहते हैं जो तकसीम के बजाय इत्तेहाद का इंतखाब कर सकते हैं। फर्क सिर्फ नीयत और फैसले का होता है। बगदाद की राख और बैतुल मुकद्दस की फतह दोनों एक ही सबक सुनाती है। कोई दुश्मन उस वक्त तक आपको नहीं हरा सकता जब तक आप खुद अपने आप से ना हार जाएं। तारीख ने हमें ये राज कई बार सिखाया है। अब ये हम पर है कि हम उसे सीखते हैं या एक बार फिर भूल जाते हैं।